29 जनवरी 2026 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को पार्लियामेंट में संसद में पेश किया। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज पर प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार से भारत इनोवेशन के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनने की ओर अग्रसर है। जब भारत के नवाचार के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की बात हो तो उसका सबसे बढ़िया रिफ्लेक्शन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में होता है। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ष 2025 में जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंकिंग 139 देशों में 38वीं है। तो ये दिखाता है कि भारत किस प्रकार से वैश्विक शक्ति नवाचार के क्षेत्र में बन रहा है। केवल यही चीज नहीं दिखाती, अगर भारत की पूर्व की रैंकिंग ग्लोबल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत आप देखेंगे तो भारत की वर्ष 2019 में जो रैंकिंग थी वो 66वीं थी और वर्ष 2015 में जो रैंकिंग थी वो 81वीं थी। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने इनोवेशन के क्षेत्र में लगातार किस प्रकार से प्रगति की है, जो कि भारत के ग्लोबल लीडर इस क्षेत्र में बनने की ओर सबसे महत्वपूर्ण स्थितियों को प्रदर्शित करता है। अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें कि कौन सा देश नवाचार के क्षेत्र में सबसे आगे खड़ा है, तो पहले नंबर पर इस इंडेक्स में यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है, तीसरे पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चौथे पर साउथ कोरिया है और पांचवें पर है सिंगापुर। इसके साथ ही इन पहली बार टॉप 10 देशों में 10वें नंबर पर चीन भी शामिल हुआ है और भारत भी लगातार इस क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। लेकिन अगर भारत की रैंकिंग को आप देखेंगे तो भारत ने दक्षिण एशिया, सेंट्रल एशिया और दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में पहले स्थान पर भारत खड़ा है, प्रथम स्थान पर है। और साथ ही अगर आप लोअर मिडिल इनकम इन इकोनॉमीज को देखेंगे तो इसमें भी भारत का प्रथम स्थान है। भारत ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और कई क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। भारत इस प्रकार से एक लीडर के रूप में उभर रहा है, इसके सबसे बड़े कारण क्या है, ये कारण जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है, ताकि आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी पूरी तरह से कर सकें। कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसको करने के बाद आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां पर जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप इस फीस में भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इस कोर्स से जुड़ने के दौरान एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड होगा मनीष। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इसमें भी छूट प्राप्त हो जाएगी। साथ ही इसके संबंध में जो बैच हैं वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से, इंग्लिश का बैच 4 फरवरी से और इंग्लिश का बैच 5 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी और इंग्लिश में नोट्स उपलब्ध होंगे। साथ ही इस बैच में किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। जो भी पढ़ाया जाएगा पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस के अलग-अलग विषयों को कवर करती हुई, जनरल स्टडीज के अलग-अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी होंगी। अपने आप में संपूर्ण पैकेज है, इसमें एडमिशन सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में भी सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं और ये देखते हैं कि भारत की इसमें उच्च स्थिति का लगातार भारत इसमें प्रगति कर रहा है तो उसका कारण क्या है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएन की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसको हम वाइपो के नाम से जानते हैं, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में स्थापना हुई थी। भारत इससे कब जुड़ा था? 1975 में भारत इससे जुड़ा था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और मुख्य रूप से ये क्या काम करता है? ये नवाचार को बढ़ावा देने की कोशिश करता है और नवाचार को बढ़ावा देने की कोशिश के साथ-साथ जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, उनका संरक्षण भी करता है। औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सारी चीजों को, ट्रेडमार्क, एक महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है अलग-अलग देशों के जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं। तो ये वाइपो के बारे में सामान्य बात हुई। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत लगातार प्रगति कर रहा है, उसके कारण क्या है? उसका कारण यह है कि भारत ने पिछले कुछ सालों से लगातार इनोवेशन के क्षेत्र में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में या आप औद्योगिक क्षेत्रों में कई ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दिया है जिससे भारत में एक महत्वपूर्ण नवाचार
एक नवाचार का एक माहौल बना है। जैसे भारत की एक स्कीम है जिसको हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के नाम से जानते हैं। वर्ष 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और प्रारंभ में केवल 3 क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया था। बाद में क्षेत्रों का दायरा बढ़ा करके 14 कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, सोलर मॉड्यूल हो, इन सारे क्षेत्रों को किस तरह से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। अगर आप अपना जो बिक्री है, बिक्री बढ़ाने में, इंक्रीमेंटल बिक्री बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, तो सरकार आपको नकद प्रोत्साहन इसके अंतर्गत प्रदान करती है, जो कि 4 से लेकर के 6% तक का होगा। तो सरकार क्या करती है कि अगर आपकी इंक्रीमेंटल बिक्री बढ़ती है, आप अपने टारगेट को हासिल करते हैं, तो सरकार नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। और इसके अंतर्गत भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बहुत तेजी से आगे भी बढ़ा है। भारत ने अपने निर्यात को भी इन क्षेत्रों में बढ़ाया है और साथ ही अब भारत सरकार की योजना है कि 14 क्षेत्रों से इसको और ज्यादा बढ़ा करके और क्षेत्रों तक भी इसका विस्तार किया जाए, क्योंकि ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर रहा है और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत मजबूत कर रहा है। साथ ही भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको भी सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही सरकार स्टार्टअप इंडिया को भी लगातार बढ़ावा दे रही है, स्टार्टअप योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। और स्टार्टअप के अंतर्गत आप देखेंगे कि सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में एक विशेष योजना की घोषणा की थी, एक विशेष स्कीम की घोषणा की थी और बाद में उसको जुलाई 2025 में सैंक्शन भी किया था। 1 लाख करोड़ की योजना है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम है ये। तो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की सरकार ने स्कीम भी घोषित की थी। साथ ही अगर आप बौद्धिक संपदा के संबंध में भारत की रैंकिंग देखेंगे वर्ष 2024 की, बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में अलग अलग, चाहे ट्रेडमार्क को लेकर के हो, चाहे पेटेंट को लेकर के हो और चाहे औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन को लेकर के हो, तो ट्रेडमार्क के अंतर्गत भारत की रैंकिंग चौथी है, पेटेंट के अंतर्गत छठी है और इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत 7वीं रैंकिंग है। इसी प्रकार से भारत कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण रूप से इनोवेशन बढ़ाने की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ने की और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इसी के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? सेमीकंडक्टर क्षेत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न तो सुचालक होते हैं, न पूरी तरह से कुचालक होते हैं, इनके बीच के होते हैं और सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं। इनकी खास विशेषता है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ये बिजली का प्रवाह करने में सक्षम होते हैं और आधुनिक जो कार उद्योग है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो आपका स्मार्टफोन है, जो आपका लैपटॉप है, उसके अंतर्गत विशाल स्तर पर इनका इस्तेमाल होता है। तो आधुनिक उद्योग की एक रीढ़ भी माने जा रहे हैं और भारत अपने यहाँ अपने देश में एक पूरी तरह से एक महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, पूरी तरह से घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है और उसी वजह से भारत ने अगर आप देखेंगे अगस्त 2025 तक 6 राज्यों में 10 परियोजनाओं को, जो कि सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई है, उसको बढ़ावा दिया है और इसके अंतर्गत भारत ने 1.60 लाख करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त किया है। 1.60 लाख करोड़ का इन परियोजनाओं में निवेश होने वाला है। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का, ये वहां पर तथ्य आपको बताना थोड़ा सा याद नहीं रहा था, तो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का जो प्रभाव आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा कि सितंबर 2025 तक इस स्कीम के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ साथ आप देखेंगे कि 18.70 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन या बिक्री हो चुकी है, अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री हो चुकी है और साथ ही इसके माध्यम से 12.60 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार खड़ा किया जा चुका है। तो आप देखेंगे कि किस स्कीम का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। साथ ही अगर आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर अलग अलग सेक्टर में भारत का जो परफॉर्मेंस है, कुछ सेक्टर में बहुत बढ़िया है, कुछ सेक्टर में सुधार करने की आवश्यकता है। हमें सेक्टर कौन से हैं जहां पर बहुत बढ़िया है? तो आप देखेंगे कि नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में भारत की जो रैंकिंग है, ओवरऑल रैंकिंग 139 देशों में 38वीं है, लेकिन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में जो भारत की रैंकिंग है वो 22वीं रैंकिंग है। इसके अलावा जो भारत का आप देखेंगे कि मार्केट सोफिस्टिकेशन है, उसमें रैंकिंग 38वीं है। यहां पर ठीक है, लेकिन कई सेक्टर में सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे बिजनेस और सोफिस्टिकेशन में भारत की रैंकिंग 64वीं है,
तो यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत की रैंकिंग 61वीं है, यहाँ पर भी सुधार करने की आवश्यकता है और संस्थाओं को भी सुधारे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत भारत की जो रैंकिंग है वो 58वीं है। तो यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। सुधार करने के साथ साथ कुछ और चुनौतियां भी हैं, जैसे भारत का अगर जीडीपी के प्रतिशत के अंतर्गत हम देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र पर जो निवेश है वो जीडीपी का कितना है, मात्र 0.65% से मात्र 0.70% तक है। तो ये बहुत कम प्रतिशत को बताता है, तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही निजी क्षेत्र की भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र की इस क्षेत्र में जो भूमिका है वो मात्र लगभग 36.4% के आसपास है। तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जहां पर भी उपयोगी हो वहां पर उसको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको उद्योगों को और शिक्षण संस्थानों को किस प्रकार से चलाना है, इसमें भी एक तालमेल होना चाहिए। जिस प्रकार की उद्योगों की आवश्यकता है उसी प्रकार से आपको इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई को भी, एक एप्लीकेबल पढ़ाई को बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि इनके बीच भी एक महत्वपूर्ण तालमेल, सहयोग एस्टेब्लिश किया जा सके। साथ ही जहां पर प्रक्रियात्मक देरी होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में देरी होती है, तो उस देरी को भी दूर करने की आवश्यकता है और भारत में एक जोखिम लेने वाले औद्योगिक माहौल को भी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार यह भी कहा जाता है कि भारत में इनोवेशन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। तो उस प्रकार के औद्योगिक माहौल को भी भारत में बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जहां पर हम रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हों, ताकि इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सके। और भारत एक ग्लोबल लीडर तो बन ही रहा है, धीरे धीरे भारत एक बहुत ही मजबूत शक्ति, मतलब नेतृत्व करे। 38वीं रैंक है, धीरे धीरे टॉप 10 में शामिल हो, टॉप 5 में शामिल हो, इस तरह की स्थितियों का निर्माण होता चला जाए। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरता हुआ दिखाया गया है, किस प्रकार से इनोवेशन के क्षेत्र में, और वो क्यों है इस पर हमने एक प्रकाश डाला है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाइपो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा कथन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 38वीं है। उपयुक्त में से कौन सा यह कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।